आ गए बच्चे? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इसका सेकंड पार्ट कहते हैं इसे, और इसमें से डेफिनेट क्वेश्चन आना ही है और ये सरल भी है, बहुत सिंपल सा। मैं कह रही थी इस यूनिट का मैं ये वाला पार्ट जरूर कराऊंगी आप लोगों को। अच्छा देखो, धात्विक कार्बोनिल का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। एक तो धातु, ठीक है, और कार्बोनेट समूह, कार्बोनेट ना कह के बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड समूह कह लीजिए। इन दोनों से मिलकर अगर कोई लिगेंड बनेगा तो ये बहुत ही बेस्ट लिगेंड के नाम से जाना गया, बेस्ट संकुल के नाम से जाना गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि इस कार्बोनिल कंपाउंड से मेटल की रिएक्शन आपस में करवाई गई, जिसमें यह देखा गया कि इस प्रकार के कंपाउंड्स में सारी की सारे कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 रहेगी। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? 0 रहेगी। क्या रहेगी? यानी कि वे कंपाउंड जिसमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, वे कंपाउंड जिनमें धातु की ऑक्सीकरण अवस्था या तो निम्न हो या क्या कहते हैं 0 हो, कौन से कंपाउंड कहलाते हैं? धात्विक कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। अब मैं आपको जो समझाने जा रही हूं वो देखना, कॉपी पेन हाथ में होने चाहिए। धात्विक कार्बोनिल समूहों में बंधन की प्रकृति, या इसे कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अच्छा, आपने सेकेंड ईयर में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीखा होगा। एक्चुअली में सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने धात्विक कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए कहा कि अगर धात्विक कार्बोनिल में धातु की, समझना मेरा मतलब समझना, कि सिज्विक ने कहा कि धात्विक कार्बोनिल में धातु की बंधन प्रकृति, किसकी? धातु की बंधन प्रकृति में अगर धातु का एटॉमिक नंबर अक्रिय विन्यास के बराबर आ जाए, ध्यान से समझना, ये पढ़ा होगा आपने, यानी कि ये कौन सा है? 18वां वर्ग, जो कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा स्टेबल है। और आपने कभी भी देखा होगा जैसे स्कैंडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 21 होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21 होता है। 18 तक तो ये कंपाउंड प्राप्त करता है ऑर्गन जैसा, ये तो स्टेबल है। और आप कहते हो कि इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3d14s2, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन तक। आपने कभी देखा नहीं, जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट लिख रहे होते हैं तब हम कहते हैं कि इतना यहां तक तो ये उत्कृष्ट गैस के विन्यास के समान है, और इसके बाद में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन या संयुक्ता कोश के इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है इन्हें। ये देखो 18 और 3 21, 18 तक तो क्या हो गया? ऑर्गन। 18 तक तो क्या हुआ? ऑर्गन। और ये 3 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? ये 3 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऐसे ही सेम सिज्विक ने कहा कि मैं मेटेलिक कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए एक ऐसा परमाणु क्रमांक निकाल सकूं जो कि उत्कृष्ट गैसों के विन्यास के बराबर हो, तो मैं कह सकता हूं कि ये स्टेबल कंपाउंड्स हैं। और इसने निकाल के भी देखा, देखना कैसे निकाला, वो मेन है कि निकालना कैसे सीखोगे। सबसे पहले तो आपने देखा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये समझ गए? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वह एटॉमिक नंबर है जिसमें वह उत्कृष्ट गैसों के समान क्या प्राप्त कर ले? विन्यास प्राप्त कर ले। देखो भाई,
पहला धात्विक कार्बोनिल देखो, देख रहे हो? अच्छा देखो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, फटाफट देखो, x प्लस 0 इंटू 4 बराबर 0, x बराबर 0, यानी कि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, यानी कि ये क्या है, निकिल का कार्बोनिल है, यानी कि ये किसके श्रेणी में रखा जा सकता है, धात्विक कार्बोनिल कंपाउंड्स की श्रेणी में रखा जा सकता है। चलो बताओ व्हाट इज निकिल का परमाणु क्रमांक कितना, निकालना सीख रहे हैं हम। निकिल का परमाणु क्रमांक कितना बताओ, 28, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, निकिल का कितना होता है 28। अच्छा देखो निकिल का परमाणु क्रमांक 28 है, एक लिगेंड से हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्म के बराबर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने कार्बोनिल कंपाउंड है, 4, एक से कितने 2, तो 4 से कितने 8, यानी कि कार्बोनिल यौगिकों से या लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन बताओ कितने, एक से अगर 2 मिलते हैं, क्योंकि लिगेंड कभी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, ध्यान रखना, लिगेंड हमेशा जो देता है वो देता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने हैं 4, एक अगर 2 देता है तो 4 कितने देंगे 8, इन दोनों को जरा जरा जोड़ो कितना आएगा 36। याद करिए हीलियम, नियोन, ऑर्गन और क्रिप्टोन, इसका 2, इसका 10, इसका 18 और इसका 36, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा प्राप्त कर लिया, क्रिप्टॉन जैसा प्राप्त कर लिया, जो कि अक्रिय गैस का विन्यास है। किसका है, अक्रिय गैस का विन्यास है, तो हम कह सकते हैं कि ये धात्विक कार्बोनिल कैसा है, स्टेबल है। एक और निकालने के लिए मैं दे रही हूं, आप बताना मुझे कि उसका कितना आ रहा है, फटाफट से बताना कितना आता है, अगर आपको निकालना आ गया है तो। हेक्सा कार्बोनिल मॉलिब्डेनम, बताओ फटाफट निकालो इसका, FeCO का होल 5, ये हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं, टंगस्टन CO का होल 5, CO का होल 6, बताओ फटाफट। और एक और क्रोमियम ऑक्सीजन का होल 6, निकालो फटाफट। पहले में निकालो कितना है, मैं बता दे रही हूं, इसका परमाणु क्रमांक 42, याद नहीं हो तो फर्स्ट का 36, फर्स्ट का 54, 42 प्लस एक कार्बोनिल कंपाउंड से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 6 से कितने निकलेंगे 12, तो ये 54। सेकंड वाले में बताओ 36, इसका देखो आयरन का बताओ, आयरन का कितना, आयरन का 26 प्लस 10, ये 36, ये तो जीनोन के बराबर प्राप्त किया है इसने, ये किसके बराबर, वापस क्रिप्टोन के बराबर। ये देखो टंगस्टन का बताओ 74 प्लस 12, 86, रेडोन के बराबर। और लास्ट वाला क्रोमियम, क्रोमियम का कितना 24 प्लस 12, 36। आया कि नहीं आया निकालना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल दोगे, निकालोगे या नहीं बताओ। आ गया सबको,
ठीक है, अब देखो ये तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थे जो एक केंद्रीय धात्विक कार्बोनिल थे। अगर बहु केंद्रीय, ये तो आपने पढ़ा है, ये तो फिर भी आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो, इसके बारे में तो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा ही है। अब आप देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहु केंद्रीय धात्विक कार्बोनिल, देखना भाई, निकालने का तरीका समझ लेना ढंग से, पेपर में यहीं से पूछेगा बहु केंद्रीय धात्विक कार्बोनिल में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे। देखो भाई, एक दिया हुआ है Fe2CO पर पावर 9, एक केंद्रीय तो है नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, आयरन का लिखेंगे एटॉमिक नंबर। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है या नहीं? आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26। अच्छा देखो, अगर कार्बोनिल से प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने, फटाफट देखो, 9 गुणा 2 बराबर कितने, 18। यहां तक कोई दिक्कत है? ये तो सिंपल किया है मैंने, लेकिन ध्यान रखना ये 18 इलेक्ट्रॉन 2 आयरन में बटे हुए हैं, तो 18 बटे 2 करेंगे आप, कितना आएगा, 9। कितना आ गया, 9। अब देखना ध्यान से, चूंकि ये बॉन्ड कुछ ऐसे बनेगा, Fe यहां कार्बोनिल, यहां कार्बोनिल, यहां कार्बोनिल, यहां कार्बोनिल, एक एक इलेक्ट्रॉन जो होगा साझा होगा दोनों आयरन का आपस में, तो आयरन और आयरन के मध्य बंधन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना 1। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है वापस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो कितना आएगा, 1। इन सबको जोड़ दीजिए, 35 प्लस 1 बराबर 36, जो कि किसके बराबर है, क्रिप्टोन के बराबर है। समझ गए? समझे या नहीं? हाँ या ना बताइए, बताओ। हाँ या ना? चलो एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूं करके दिखाओ मुझे अभी के अभी। CO2, और जिससे पूछो वही बताएगा, CO का होलेट निकालो फटाफट। निकाला? हाँ भाई, अजय कुमार बताइए मुझे क्या निकाला है। मैं करके दिखाऊं क्या? कोई भी बता दो। हाँ, थर्ड ईयर की क्लास चल रही है राज। 36 सही है। देखो भाई, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना, 27 प्लस 16 प्लस 1 इससे देगा 28 और 10 38 और 6
सही है क्या? 8/2 4, सही है। 16/2 8 होगा ना, 36। ऐसा कोई है जैसे डाउट है? ऐसा कोई है? हाँ भाई, 10 बजे से होगी सेकेंडरी की क्लास, 10 बजे से, 10 से 11, ठीक है। अच्छा आप देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक और देखिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम था और ये ज्यादा काम आया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जहां जहां फेल हो जाता है वहां वहां 18 इलेक्ट्रॉन रूल काम आता है। देखो 18 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, बताओ क्या होता है? ये होता है ना n-1 d10 ns2 np6, ये होता है ना, ये होता है कि नहीं होता? d12 10 ns2 np6, np जो है वो पूरा भरा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन कितना? 6 और 2 8 और 10 18। ये है आपका संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले तो ये बताओ कि संयोजकता कोश क्या होता है? संयोजकता कोश वह कोश है जो कि बंध बनाने में काम आता है, यानी कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे संयोजकता कोश के नाम से जाना जाता है। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हमेशा बंधन बनाने में, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में, यानी कि हर चीज में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम आता है। तो देखना बाद में जब EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थोड़ा फेल हुआ तब ये काम में लिया गया जिसमें कहा गया कि अगर किसी धात्विक कार्बोनिल के बाह्यतम कोश का विन्यास लिख दिया जाए, समझना मेरी बात, बाह्यतम कोश का विन्यास लिख दिया जाए तो वो 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन धारण कर ले, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करते हैं और ये स्टेबल भी होते हैं। तो इन्होंने कहा कि फिर 18 नाम देना उचित क्यों है? अभी जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कह रहे थे तब क्यों नहीं माना? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कहने का मतलब भी तो वही था कि जो कि अष्टक पूर्ण हो जाए, यानी कि जो किसके जैसा, अक्रिय गैस के विन्यास जैसा विन्यास धारण कर ले, तो फिर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बाद में इसको और ब्रीफ में, यानी सॉरी और डिस्क्रिप्शन में समझाने के लिए, सिंपल तरीके से समझाने के लिए कहा गया कि इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गिनो 10 और 2 12 और 6 18, इसीलिए इसका नाम 18 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा उचित है। तो तब से इसका नाम क्या दे दिया गया? 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में हम लिखते थे परमाणु क्रमांक, यहां लिखेंगे हम सिर्फ और सिर्फ बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उससे हम देखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन ये धारण कर लेता है। तो इन्होंने कहा कि फिर EAN और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इन्होंने कहा कि जो धात्विक कार्बोनिल EAN का पालन करते हैं, सोचो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना कितना टफ है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में मतलब आपको सारे के सारे परमाणु क्रमांक ढंग से याद होने चाहिए, लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में ये है कि आपको अगर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो इन्होंने कहा कि जो धात्विक कार्बोनिल EAN को फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को तो फॉलो करेंगे ही, और जो EAN को फॉलो नहीं करते वो 18 इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो नहीं करेंगे। ये चिन्ह होता है इंप्लाइज दैट का। इंप्लाइज दैट का मतलब है कि अगर ये है तो ये है, और अगर ये नहीं है तो ये नहीं है। समझ में आ गया? तो देखना कैसे निकाला, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है। ध्यान रखना एक और इसका प्रॉफिट है
कि इसके द्वारा उन तत्वों को भी समझाया गया, उन मेटेलिक कार्बोनिल्स को भी समझाया गया जिसमें कि विषम संख्या में क्या होता था, विषम संख्या में क्या होता था, परमाणु क्रमांक होता था, जिनका परमाणु क्रमांक कैसा रहता था, विषम संख्या में। तो इन्होंने कहा कि जिनका विषम संख्या में परमाणु क्रमांक रहता है वो कभी भी एक केंद्रीय नहीं बनाते, वो हमेशा कैसा बनाते हैं, बहुकेंद्रीय कंपाउंड बनाते हैं। आपने कभी पढ़ा है क्या ऐसा कंपाउंड? कभी भी आपने, जब भी आपने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा होगा भूल के भी हमेशा, क्योंकि हम कभी आयरन का पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम निकल का भी पढ़ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक केंद्रीय, लेकिन जो विषम संख्या वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं उनका कभी भी एक केंद्रीय संकुल नहीं बनता है। उसका कारण है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेंगे। देख लो, निकाल के देखो, कोबाल्ट का बाह्यतम कोश का विन्यास क्या है बताओ, 3d7 4s2। देखो बाह्यतम 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालना सिखा रही हूं मैं, 7 और 2 9, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 9, और एक कार्बोनिल से कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 4 से कितने मिलेंगे 8 17। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और वो एक इलेक्ट्रॉन इसे कौन देता है, कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच बना हुआ बंधन। देखो भाई, अब देखना, ध्यान, समझ गए, समझे कि नहीं समझे? ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके 18 इलेक्ट्रॉन नियम ये फॉलो करता ही नहीं है। और आप चाहो तो कोई सा भी एक केंद्रीय संकुल बना के देख लेना जिसमें विषम संख्या का परमाणु क्रमांक होगा, वो कभी भी बनता नहीं है। अब जरा इसको देखो, इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालो। अच्छा बताओ, कोबाल्ट का कितना, 3d7 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन 9 है ना, 8/2, कितना 8 दूनी 16/2 8, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, इन दोनों कोबाल्ट और कोबाल्ट के सहसंयोजक बंध से। कितने हो गए 18। यानी कि ये कौन से नियम को फॉलो करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन नियम को फॉलो करते हैं। अगला एक और प्रॉफिट देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के मान आपने देखे सबके अलग अलग आ रहे थे, सबके अलग अलग आ रहे थे, आपने सारे कंपाउंड्स निकाल के देख लिए, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब लगाते हैं तो सभी यौगिकों का परमाणु क्रमांक 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही प्राप्त होता है। समझे या नहीं बताओ, हाँ या ना? यहां तक समझ में आ गया कि EAN की जगह पर हम 18 इलेक्ट्रॉन नियम क्यों फॉलो करते हैं? सबसे पहली बात तो ये विषम संख्याओं पर भी ये बताता है कि विषम संख्या के जो परमाणु क्रमांक रखते हैं वो कभी भी एक केंद्रीय नहीं बनाते, वो बहुकेंद्रीय बनाते हैं। सेकंड, आप क्या समझे कि EAN के मान तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब फॉलो होगा तब 18 प्रत्येक कंपाउंड का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही प्राप्त होगा। तो ये सारे, और ये भी फैक्ट है कि जो नियम, जो तत्व, जो यौगिक EAN को फॉलो करते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करते हैं, और जो EAN को फॉलो नहीं करते तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो नहीं करेंगे। आया या नहीं आया समझ में? बताओ। अच्छा, एक कंपाउंड देखना भाई, इसका निकालना, 18 इलेक्ट्रॉन निकालना, इसका कितना आ रहा है, यही रूम नंबर है, बताओ निकालो। वेनेडियम का कितना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 3d3 4s2, 3 और 2 5, 12 और 5 17। प्रयोगों में ये देखा गया कि ये 17 इलेक्ट्रॉन भी रखता है और साथ ही साथ ये स्टेबल भी है। तो फिर अब बंधन की प्रकृति को कैसे समझे कि अब क्या है धात्विक कार्बोनिल्स में बंधन की प्रकृति? अभी तो कहा गया कि जो विषम परमाणु क्रमांक जो रखते हैं उनमें कभी भी एक केंद्रीय नहीं बनता,
लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसमें एक केंद्रीय बनता भी है और विषम परमाणु क्रमांक भी रखता है। तो इसमें देखना किस तरीके से बंधन की प्रवृत्ति समझाई गई है, ध्यान से समझना। देखो भाई, ये मेटल है, मेटल के ये है रिक्त कक्षक, समझे। इसमें क्या होगा, मेटल के रिक्त कक्षक कार्बोनिल्स के भरे हुए कक्षकों के साथ जब क्रिया करेंगे, ये भरे हुए कक्षक हैं, क्या करेंगे, भरे हुए कक्षकों के साथ जब क्रिया करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये मेटल और ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बंध। कौन सा बंध बन रहा है, कौन सा बंध बन रहा है, सिग्मा बंध। लेकिन एक बात बताओ कि ऐसा सही है, लेकिन ये बंध देखना कितना दुर्बल है, यानी कि ये बॉन्ड कैसा होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसका कारण है कि इस मेटल के पूरे कक्षक बंध बनाने में भाग नहीं ले पाते और कार्बोनिल अपना सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन दे पाता है। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के देने के कारण, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के देने के कारण, और सेकंड क्या है, मेटल के सारे रिक्त कक्षक बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये बंध कैसा होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए। इसलिए इसकी व्याख्या करने के लिए बाद में नए बॉन्ड की व्याख्या की गई, जिसे कहा गया पश्च बंधन। क्या कहा गया, पश्च बंधन। इसमें क्या कहा गया, पश्च बंधन का मतलब क्या है, डी पाई पी पाई बॉन्ड का बनना। ये काम आएगा आगे, धात्विक कार्बोनिल के बनाने की विधियां और संरचना के बारे में और संकरण पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि डी पाई पी पाई बॉन्ड किस प्रकार बनता है। तो इसके बाद जो व्याख्या की गई वो की गई पश्च बंधन की। पश्च बंधन का मतलब क्या है, पश्च बंधन का मतलब ये है कि देखो, मेटल जो है अभी ग्राही की तरह कार्य कर रही है, यानी कि ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर मेटल के भरे हुए कक्षक लिगेंड को अपने इलेक्ट्रॉन दान कर दे, यानी कि तब मेरा बंधन कुछ इस प्रकार का बने, होता तो कैसा है, ऐसा होता है। ध्यान रखना, जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दान करे तब बनता है सिग्मा बंध, और जब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे तब बनता है डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो इसकी व्याख्या यहां धात्विक कार्बोनिल्स में किस प्रकार की गई है, देखो डायग्राम से समझ में आएगा। देखो भाई, मेटल के भरे हुए कक्षक, मेटल के भरे हुए कक्षक कार्बोनिल के रिक्त कक्षकों के साथ क्रिया करेंगे। देखो कैसे, और ये आप पढ़ के आए हो, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। कार्बोनिल के रिक्त कक्षकों के साथ क्रिया करेंगे और देखो किस प्रकार बंध बनेगा। देखना, ये देखो भाई, मेटल और कार्बोनिल कंपाउंड्स ने आपस में मिलकर क्या बनाया है, आपस में मिलकर, यहां खाली होंगे ना इसके 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपस में मिलकर ये जो बॉन्ड बनाया है आधा अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, आधा अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, इस बॉन्ड को कहते हैं डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। मतलब मेटल के डी कक्षक और कार्बन के पी कक्षक आपस में क्रिया करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, डी पाई पी पाई। पाई क्यों है, क्योंकि इसमें बनता है पाई बॉन्ड। और पश्च बंधन क्यों है, क्योंकि इसमें लिगेंड लेता है इलेक्ट्रॉन। क्या लेता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डी पाई पी पाई बॉन्ड, या इसे कहते हैं पश्च बंधन। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे 2 मिनट के बाद, आप रिजॉइन कीजिए।